Today we are going to deal with another important topic related to the car TET and central TET and other forms of examination. So जो भी examinations है वहाँ पर जो ये questions आती हैं इस chapter पर तो हम बात कर रहे हैं इस chapter की तो कहा जाता है कि TET के syllabus में जो include नहीं है मगर सवालात जो है बहुत सारे आए हैं इस chapter से भी related जो है fundamental rights हम जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट से भी बहुत सारे सवालात हमारे पास आए हैं। इससे पहले की टीईटीज भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ से बहुत सारे सवालात फंडामेंटल जो है राइट्स के ऊपर से आए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स इज कंसिडर्ड द बेसिकली थर्ड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है पार्ट थर्ड के अंदर जो है क्या है पार्ट थर्ड, इट इज कॉल्ड एज विच पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इसको उर्दू में कहेंगे बुनियादी हुकूक। बुनियादी हुकूक क्या कहेंगे? बुनियादी हुकूक जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स कहेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स जो है द बेसिक राइट्स दैट्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर सिविलियंस और फॉर देयर सिटीजन्स। जो अपने सिटीजन्स के लिए सिविलियंस के लिए जो राइट्स दिए गए हैं उसको हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट्स कहेंगे। बेसिक राइट means the right that provide a facility to life, जो जिंदगी जीने के लिए आसानियां पैदा करती हैं, जिंदगी जीने के तरीके और जिंदगी जीने के लिए आसानियां और खुशगवार और जो है हम कहेंगे पुरसुकून जिंदगी के लिए जो चीज़ अहम है वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं तो ये इसका बैकग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैसे आया, कहाँ से आया, ये इम्पोर्टेंट है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ने हमने जो है फंडामेंटल राइट्स लिया। यूएसए ने अपने सिटीजन्स के लिए जो है कॉन्सेप्ट पास किया था, उसका नाम था बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स जो है उसी से जो है क्या है मालूम है हमने फंडामेंटल राइट्स कॉपी किया। और अमेरिका ने जो है बिल ऑफ राइट जो था वो कहाँ पर था? वो बिल ऑफ राइट जो है यूके के पास था, यूनाइटेड किंगडम के पास था। तो उनके पास अमेरिका ने कॉपी किया, अमेरिका के पैटर्न को हमने कॉपी किया। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है इंडियन, अमेरिकन और यूके के जो है फंडामेंटल राइट्स में। वहाँ सिविल राइट्स के नाम से दिया गया, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के नाम से हम याद करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स जो डील करता है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। So fundamental rights are very important and the basic rights given by the constitution and these rights are justiciable। ये rights जो है क्या मालूम है? justiciable हैं। इस पर जो है हम क्या कर सकते हैं? justice या justiciable जो है concept यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ justice हम इस पर जो है ले सकते हैं, हम इसको जो है challenge भी कर सकते हैं। So now the come to the know about the fundamental rights of इंडिया। इंडिया के जो है फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, कौन से राइट फंडामेंटल राइट्स इंडियंस को दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं तो इंडियंस के जो है फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। दफा 12 से लेकर जो है हम 35 तक जो है क्या है हमें 6 तरह के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कितने हैं? 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। 6 टाइप्स हमारे पास दिए गए हैं जो आर्टिकल 12 से लेकर जो है क्या करते हैं 35 तक जो है डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स में। ओके, तो हम बात करते हैं फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स की। आर्टिकल 12 और 13 क्या है? 12 एंड 13 क्या है? तो 12 डिस्क्राइब अबाउट द फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्क्राइब करता है, डेफिनेशन डिस्क्राइब करता है। उसके बाद जो है आर्टिकल 13 जुडिशियल प्रोसीजर के बारे में बात करता है। तो ये जो क्या हु शैल बी द गारंटीड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हम कहेंगे। तो ये जो है किसके बारे में बात करता है? ये फंडामेंटल जो क्या है राइट्स के बारे में बात करता है। ये आर्टिकल 13 जो है 13 बात करता है। तो 12 जो है डेफिनेशन के बारे में बात करता है, या जुडिशियल प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर बात होती है इसके अंदर। अब आर्टिकल 14 से जो हम देखते हैं 14 से जो क्या है 18 तक जो है फर्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18। आर्टिकल 14 to 18 या दफा जो है क्या मालूम है 14 से लेकर जो है 18 तक जो है
क्या है ये जो है मसावत का हक देती है, जिसको हम कहेंगे राइट टू इक्वालिटी, ये मसावत का हक। तो आर्टिकल 14 कहता है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून की नजर में सब बराबर हैं, कानून की नजर में सब बराबर हैं। तो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ डिस्क्राइब अंडर विच, it describe under article 14 to 18, no first one article 14 all are equal before law, all are equal before law, यानी कानून की नजर में जो है सब बराबर हैं before law, it is described in the article 14। article 15 कहता है no discrimination on the basis of caste, race and gender, no discrimination on the basis of on the basis of caste, color, race, religion, gender etc. means there is no discrimination on the basis of caste, color, race and gender described article 15 define करता है। and next article 16 define about equal opportunity in public employment, equal opportunity in the public employment means the equal opportunity in the public employment, equal opportunity in public employment in the government sector, the public employment जितनी भी जो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो या हम कहेंगे जो कोई सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो वहां पर जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए फॉर ऑल इन द मैटर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, दिस इज कॉल्ड एज द इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 डिफाइन अबाउट द इक्वल अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट आर्टिकल 14 इक्वलिटी यानी सभी कानून की नजर में सब बराबर हैं, किसी भी तरह की जो है भेदभाव की तफरीक नहीं की जाएगी किस बुनियाद पर, जो है कास्ट की या जो है जात की बुनियाद पर, जो हम कलर की जो है बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर या जिन्स की बुनियाद पर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स हैं उसके अंदर सभी को जो बराबर का हक मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। आर्टिकल 16A की जो है अमेंडमेंट आया हमारे पास, अमेंडमेंट मतलब 3 के तहत रिसेंटली ये जो है 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो है 10% जो है जो रिजर्वेशन है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में 10% रिजर्वेशन फॉर EWS मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% रिजर्वेशन लाया गया। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 17 एज यू नो दैट दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछा है, देखिए टीटी में क्वेश्चन आया है, इस आर्टिकल पर क्वेश्चन पूछा गया है टीटी में। आर्टिकल 17 की दफा जो है 17 कहते हैं, तो यहाँ पर जो है माशी तौर पर हमने देखा कि इस आर्टिकल जो है 16A दफा क्लॉज के अंदर हमने देखा कि EWS यानी माशी तौर पर पसमानदा यानी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं उनके लिए 10% इसका आर्टिकल 17 डिफाइन करता है हमारे पास, इट इज डिस्क्राइब अबाउट द अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी हम कहेंगे, यानी जो है ये जो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी एससी के साथ के जो है उन्हें बाहर रखा जाता था, छूने नहीं दिया जाता था, ये तमाम चीजों को जो है अबॉलिश करने के लिए, एराडिकेट करने के आर्टिकल 17 लाया गया। ये सवाल भी पूछा गया है, तो आर्टिकल 17 जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बार भी सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, abolition of untouchability। आर्टिकल 18 कहता है कि abolition of titles, abolition of titles, of titles, title described in the आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के अंदर abolition of titles है, लाइक जो है कि हम मालूम एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एजुकेशनल बोल के दिया गया। पहले हुआ करता था जो कि मालूम है नवाब यार खान जो इस तरह के अलग अलग बड़े बड़े टाइटल्स है, द क्वीन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस तरह के अलग अलग जो है मालूम है बड़े बड़े टाइटल्स दिए जाते थे। लेटर these titles are eradicated by the state government, so later we are talking about the titles by the Indian constitution। So after this we are talking about the another important thing that is related to the
Article 17. Next is second right, second fundamental right. Second fundamental rights. Freedom of right to freedom. Right to freedom. Right to freedom. In simple word we can say that आजादी का हक. Right to freedom is called as आजादी का हक. So this article, this is also very important right given by the Indian Constitution from the 19 to which article 19 to 22 19 to 22 article 19 से लेकर 19 से लेकर 22 तक this is defined about the right to freedom. Right to freedom is described in the which article 19 to 22 यानी फ्रीडम का जो है अलग अलग तरह की फ्रीडम दी गई है. तो फर्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले है राइट टू फ्रीडम का ही कॉन्सेप्ट हमारे पास है. So right to freedom article 19. So the article 19 grants the 6 type of freedom. The first one is in short we can write it as subrus. So what is this? These are the clause in the article 19. 19 के अंदर clause अलग अलग हैं. तो फर्स्ट वन है राइट टू स्पीच. आर्टिकल 19 के अंदर ही जो है राइट टू स्पीच लिख लीजिए. फर्स्ट वन इज राइट टू स्पीच. राइट टू स्पीच कहेंगे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इट इज डिफाइंड इन द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन डिफाइंड इन द आर्टिकल 19. 19a we can say that 19. And the next second word right to association. Right to association, right to association, right to business, right to roam anywhere. It means right to roam anywhere means movement around the India. Right to assembly, right to association, right to assembly, right to settle. You have a right to settle anywhere in India. Now, right now, we have eradicated the Article 370. 370 by the central government by the abolition of the special provisions that are granted to the Jammu and Kashmir. Other than that, in the month of the August and the September 2019, the Indian government has passed one law that is the eradication of the article, the eviction of the Article 370. That is Article 370 granted a special right to the Jammu and Kashmir. So now the Jammu and Kashmir, before the August 2019, it was called as a state. Now it is converted into two major united territories, Jammu and Jammu and Kashmir and Ladakh region. तो दो जो है यूनियन टेरिटरीज में इसको कन्वर्ट किया गया है एट प्रेजेंट. तो ये जो है सेटल एनीवेयर हम की बात करें, यहाँ देखिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो है यहाँ पर कहेंगे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, रूम एनीवेयर है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, एंड नेक्स्ट इज फ्रीडम सेटल एनीवेयर. So these are the important 6 type of freedoms granted in the article 19. The next article 20 की बात करते हैं हम. तो article 20 is also one of the important article. We can say that conviction of offense. Conviction of offense. Conviction of offense. No person shall be treated or granted twice a punishment in same case. अगर कोई बंदा चोरी करता है एक घर में, फिर कल दूसरे घर में चोरी करता है, परसों दूसरे घर में करता है, तो पहले घर की सजा जो काट करा, फिर उसके बाद कल तुझे दूसरे घर की सजा देंगे, या एक मर्डर करा है दूसरे मर्डर का फिर तुझे देंगे. ऐसा नहीं है. कोर्ट क्या कहता है, जब भी वो पकड़ा जाएगा उसके पिछले पूरे गुनाहों का हिसाब लगाकर उसके बाद एक ही जो है उसको सजा दी जाएगी. बट इन दिस केस द चार्जेस शैल बी इंक्रीज्ड. उसके बाद जितने इल्जामात लगे वो इल्जामात बढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको सजा ज्यादा मिलेगी. ऐसा नहीं है कि अभी सजा काट करा फिर कोई छोड़ेंगे, फिर सजा काटने के बाद फिर जुर्म करता है तो ये सजा का ये जो पिछला जुर्म था उसकी सजा खत्म हो गई, फिर नए जो सजा इसको जो है नए चार्जेस इसके ऊपर लागू होंगे. तो ये इसको कहेंगे जियोपार्टी कहेंगे, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस कहेंगे. नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द विच मींस यहाँ पे हम कहेंगे नो पर्सन शैल बी जियोपार्टी इन द मींस ट्वाइस डिक्लेयर एज ए क्रिमिनल इन द सेम टाइप ऑफ ए क्राइम. ओके. उसके बाद आर्टिकल 21 कहता है, इसको हम कहते हैं राइट टू लाइफ कहते हैं. आर्टिकल 21 right to life. Right to life is described in the right to life. It is called as
आर्टिकल 21 इज डिफाइंड एज राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ यानी जो जिंदगी जीने का हक कहेंगे। फिर उसके बाद जो राइट टू लाइफ के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सॉरी फ्रीडम ऑफ जो क्या कहेंगे सेपरेसी, फ्रीडम ऑफ जो है क्या हम कहेंगे प्राइवेसी। ये अलग अलग तरह के जो राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं। आपको जो अपनी आजादी प्राइवेसी मेंटेन करने का आपको जो है अधिकार है, पावर है। फॉर एग्जांपल दो अडल्ट्स हैं, वो अपने जो प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं, प्राइवेट अपना जो टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह का जो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ के अंदर ये हमारे पास आती है। बस ये बात आर्टिकल 21A भी आया, अमेंडमेंट जो है कहेंगे 2002 के अंदर जो हमें एक आर्टिकल ऐड किया है। उससे बिफोर भी हमारे पास था, वो था राइट टू एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A इंक्लूडेड इन द राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। द नेक्स्ट आर्टिकल 22 is also describe about the protection against the arrest. Protection against the arrest means no person shall be arrested without any kind of a crime. किसी भी तरह के क्राइम के बिना जो है किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। And at that time someone is going to be arrest you, then you have a right to be demand which thing you have a right to demand the arrest order, arrest warrant। अरेस्ट वारंट या अरेस्ट ऑर्डर आपको जो है लेना होता है। और डिटेंशन के प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिटेंशन एंड अरेस्ट, एंड आफ्टर दैट द विदिन ए 24 आवर्स द पर्सन हैज टू बी प्रेजेंट इन द जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी, अगर आपको ये अरेस्ट करके ले जाता है तो आपको जो क्या है जो है 48 आवर्स के अंदर जो आपको काम पेश करना है, कोर्ट में देना है, आपको जुडिशियल कस्टडी में ले जाके देना। अगर नहीं देते हैं, जो अरेस्ट किया उसके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस जो है उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मुझे लेकर गए समझी, तो ले जाने के बाद मेरा जुर्म क्या है वो बताने के लिए मुझे कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। पुलिस अगर पकड़ कर ले जाती है, डिटेन करती है, ले जाती है, तो जुडिशियल कस्टडी में प्रेजेंट करने के बाद में जुडिशियल जो भी जो जजमेंट होता है, जो भी प्रोसीजर उसको कंटिन्यू किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज, वहीं से जुडिशियरी से डिक्लेयर होगा कि एम आई क्रिमिनल और नॉट। But if detention, protection against the detention, you have a right to be demand and you have a right to be have a vakil or a advocates. आपको educate रखने का भी power है। If you are not capable to be hire a vakil or a advocate at that time, you can take a services from the government lawyer. गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है कि आपको गवर्नमेंट वकील भी आप रख सकते हैं। ओके, सो आर्टिकल जो है 22 के बाद हम आते हैं ये राइट टू फ्रीडम के बाद जो नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। So, what is right against exploitation means Article 23 and 24. Article 23 and 24 इस्तेसाल के खिलाफ आवाज उठाने का हक हम उर्दू में कहेंगे। इस्तेसाल के खिलाफ आवाज उठाने का हक क्या कहेंगे उसको? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। So, what is the meaning that Article 23 defines that restriction over the protection against the चाइल्ड या वुमेन्स ट्रैफिकिंग या वुमेन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहेंगे या वुमेन्स ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन कहेंगे या हम कहेंगे चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज पनिशेबल एंड द फोर्स लेबर। इन अदर वर्ड फोर्स लेबर होता है कि बहुत सी जगहों पे जो हम देखा है कि वो बच्चे गुम गए तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहते हैं, बच्चों को उठा ले गए, किसी जगह पे औरतों को उठा लेकर गए, या किसी की जो वुमेन्स और जो है ह्यूमन ऑर्गन्स को जो है क्या मालूम है लेने के लिए किसी का जो है मार कर या उसके जो ऑर्गन्स है वो निकाल लेकर उसकी जो कहेंगे स्मगलिंग करते हैं। इस तरह के अलग अलग जो काम करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो क्या मालूम है ट्रैफिकिंग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये फोर्स लेबर आपको जो मजबूरन जो बंधुआ मजदूर कोई नहीं बना सकता। ट्रेडिशनली हमारे पास एक था स्लेव ट्रेड हुआ करती थी, गुलामों की तिजारत हुआ करती थी, बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। तो वैसे जो क्या मालूम है फोर्स लेबर या वैसे जो एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर हम कहेंगे, चाइल्ड लेबर बच्चा मजदूरी जिसको हम कहते हैं, उसके अगेंस्ट जो क्या है क्या करना है आर्टिकल जो है क्या करता है 24 जो है क्या करता है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन का काम करता है।
चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। ये 24 क्या है, आर्टिकल 24 हमारे पास काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट राइट है हमारा, कौन सा राइट है, डू यू नो अबाउट दिस राइट? कल्चरल एंड which right? Cultural and educational rights, cultural and religious right to sorry इसको जो है क्या मालूम है, कल्चरल एजुकेशन उसके ऊपर आएगा। राइट टू रिलीजन कहेंगे, राइट टू रिलीजन, मजहबी आजादी का हक कहेंगे। आर्टिकल 25 से 28 तक, 25 से 28 तक क्या है, ये मजहबी आजादी का हक जिसको हम कहेंगे राइट टू रिलीजन है, जिसके अंदर आर्टिकल 25, 26, 27, 28 आता है। 25, 27, 28 कहेंगे। यहाँ क्या कहेंगे हम, जो क्या है कॉन्साइंस ऑफ रिलीजन, हम कहेंगे क्या, इन सिंपल वी कैन से दैट पार्टिसिपेशन इन द रिलीजन, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन एंड यहाँ पे जो है पार्टिसिपेशन ऑफ द रिलीजन्स, जो कहेंगे प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन कहेंगे, तबलीग का हक है। इस आर्टिकल 27 है द टैक्सेशन फ्री पॉलिसी फॉर द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। टैक्सेशन फ्री मींस जितनी भी दरगाह, मंदिर, चंदा वंदा जो सब कुछ ये चीज जो इंस्टीट्यूशंस है, मठ है, मठास है, मनादिर है, ये चर्च है, ये सब इंस्टीट्यूशन को टैक्स फ्री रखा गया है। कैसे टैक्स फ्री, हम हमारा कोई कारोबार चलाते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है, बट दिस इंस्टीट्यूशन आर रेस्ट्रिक्टेड और आर फ्री फ्रॉम द टैक्सेशन अंडर द आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 डिफाइन करता है प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन इसको कहेंगे आर्टिकल 28, 27 टैक्सेशन फ्री, प्रोपेगेशन, पार्टिसिपेशन। ओके, ये चीजें जो क्या मालूम है रिलेट करती हैं राइट टू रिलीजन में। आप जो है क्या मालूम है अपने मजहब को जो है फॉलो कर सकते हैं, उस पे जो है क्या मालूम है जो भी उसकी मजलिस वगैरह शिरकत कर सकते हैं। टैक्स फ्री यहाँ पर जो है किया गया मजहबी जो भी इंस्टीट्यूशंस है, इदाराजात को। यहाँ पर 28 कहता है कि आप प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन या जो आप जलसे जुलूस क्या भी करो आप हुए, यहाँ पर जो है प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन के अंदर आया। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये फिफ्थ जो फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। राइट्स सो आर्टिकल 29 एंड 30, 39 एंड 30। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज स्क्रिप्ट। आर्टिकल 29 डिफाइन करता है अक़लियतों की या माइनॉरिटीज के जो है लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है उसको प्रोटेक्शन करने का जो है आर्टिकल कौन सा डिफाइन करता है, आर्टिकल 29 डिफाइन द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। आर्टिकल 30 डिफाइन करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, माइनॉरिटी स्क्रिप्ट, लैंग्वेज है, कल्चर है, उसको प्रोटेक्शन करने की बात उसमें की है। यहाँ पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को जो है एस्टैब्लिशमेंट करने की बात की है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का जो प्रोटेक्शन है दैट डिफाइन अंडर द व्हिच आर्टिकल, इट डिफाइन अंडर द आर्टिकल 30 आर्टिकल के अंदर। माइनॉरिटी हुए द माइनॉरिटी इन इंडिया, सो देयर आर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर आर 6 टाइप्स ऑफ minorities, 6 types of minority. Do you know about the minority, 6 types of minority? Muslim, Sikh, Christian, Baudd and Parsis, Jain. Muslim, Christian, Jain, Parsi, Buddhist, Sikh. तो ये जो 6 तरह के अलग अलग जो है हमारे पास किया गया है माइनॉरिटी का है। माइनॉरिटी those who are less in number, those who are less in number they called as the religious minorities। तो इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज के अंदर हम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं। तो उनको जो है आर्टिकल 29 और 30 गारंटीड करता है अपने माइनॉरिटी स्क्रिप्ट को, अपनी कल्चर को प्रोटेक्शन करना है या अपनी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करना है। उसके बाद एक और आर्टिकल एस्टैब्लिश था हमारे पास, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको निकाल कर क्या किया गया है
300A में डाला गया है, ये राइट को निकाला गया है 300A के अंदर। अब पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल राइट, बुनियादी हक था। तो उसके बाद देखा गया कि बुनियादी हक है तो गवर्नमेंट को भी जो इन्वॉल्व होना होता है, अगर कोई प्रॉपर्टी रखता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है कोई एक्शन नहीं ले सकती, तो उसको क्या किया गया, लीगल राइट में डाला गया 300A में। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज कन्वर्टेड इनटू लीगल राइट। पहले जो है फंडामेंटल राइट था, अब उसको क्या किया गया, लीगल राइट का। ठीक है, कानूनी है, ले सकते हैं आप बोले, पहले बुनियादी हक था, फंडामेंटल राइट था, निकाल दिया गया। उसके बाद हमारे पास एक और एक आता है, लास्ट है राइट, जो सिक्स्थ राइट है, जिसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दस्तूरी इस्लाहत का हम कहेंगे। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसको हम कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये आर्टिकल 32 एक ही है, 32 आर्टिकल एक ही है कहते हैं। एक और याद रखिए, सवाल भी पूछा गया था कि आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं। आर्टिकल 32 को जो है हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ये सवाल पूछा गया है, टीटी में है। आर्टिकल 32 को जो है हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, जिसको जो है दस्तूरी इस्लाहत कहते हैं। तो हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया, एफडी एग्जामिनेशन में, एसडी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इवन आईएएस के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। द आर्टिकल 32 इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। So now we are going to deal with this. So this right it deals with the writs petition कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, writ, writs. So what is writs? Writs is legal paper. Writ means legal paper. Writs means legal paper. So I hear the word writs and the legal paper. I hear this word habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition, quo warranto. कभी आपने सुने ये वर्ड्स, हैबियस कॉर्पस, मंडमास, सर्चुरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो? नो। अब मैं समझाता हूँ। तो हैबियस कॉर्पस क्या है, मंडमास क्या है, सर्चुरी क्या है, ये जो है क्या मालूम है, अलग अलग तरह के जो है क्या मालूम है, रीड्स हैं। ये क्या है, रीड्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मंडमास, सर्चुरी एंड प्रोहिबिशन। फर्स्ट देखेंगे ये 5 टाइप्स ऑफ रिट्स बोलना, क्या बोलना है, 5 रिट्स जो है आपके पास है। तो फर्स्ट जो रिट है वो है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस भी इसको कहते हैं, हैबियस कॉर्पस। So what is the meaning of this? Mean to have a body, to have a body. Habeas corpus means to have a body. उसके मीनिंग क्या है, आर्टिकल 32 के अंदर habeas corpus means to have a body। जैसा कि मैंने कहा आपको कि जो है जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट जो है उसकी के अंदर जो है क्या मालूम है, ये क्या है, अलग अलग तरह के केसेस, ये क्या है, केसेस है, राइट है आपका। तो हैबियस कॉर्पस के अंदर क्या किया गया है कि आपको अगर कोई अरेस्ट करता है, आपको कोई अरेस्ट करता है और आपको जो है क्या मालूम है डिटेंशन में रखता है, कैद में रखता है, जुडिशियल कस्टडी में आपको नहीं ले जाता है, तो वैसे टाइम पे उस जो अथॉरिटी के अगेंस्ट आप जो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। उस केस का नाम क्या है, हैबियस कॉर्पस। उसका मीनिंग ही है टू हैव ए बॉडी, टू हैव ए बॉडी। आप अपने जो है क्या मालूम है जिस्मानी प्रोटेक्शन के लिए, आप अपने प्रोटेक्शन के लिए हैबियस कॉर्पस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई जो है बंदा है जिसको क्या किया, पुलिस ने पकड़ कर ले जाने के बाद क्या करें, 10-12 दिन हुआ कोर्ट में इसने लेकर क्या करे, कोर्ट में इसने लेकर पुलिस स्टेशन में बंद रखें, कहाँ रखेंगे लेके मालूम ही, वो खुद या उसके फैमिली मेंबर्स ये दायर कर सकते हैं, कहाँ पर, कोर्ट में। कोर्ट में दायर कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो भी जो कोर्ट होगा उस कोर्ट में दायर कर सकते हैं। मामला छोटा हो तो छोटे कोर्ट में जाएंगे, बड़ा हो तो बड़े कोर्ट को जाएंगे, जाकर कोर्ट में केस डाल सकते हैं कि हमारे जो ऐसे ऐसे जो शख्स को पुलिस उठाकर ले गई थी, मगर जो है आज तक पुलिस ने जो है क्या मालूम है 15-10-12 दिन हो गए जुडिशियल कस्टडी में नहीं दिया है। तो ये कहते हुए आप कौन सा केस डाल सकते हैं, हैबियस कॉर्पस। ये हैबियस कॉर्पस जिसको हम कहेंगे, जिसको हम जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट के बाद ये जो है इंपॉर्टेंट हथियार हमारे पास मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनली हम यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद है मंडामास। मंडामास
मंडामास, मुंडामुश नहीं, मंडामास क्या है? मंडामास. So मंडामास, what is the meaning of this means? The writ against the government institution. Writ against the government institution. Suppose आपका घर है, घर के सामने एक बड़ा सा गड्ढा कारपोरेशन ने खोद दिया. क्या किया? कारपोरेशन ने गड्ढा खोदा, एक दिन एक दो दिन गए, 2 दिन गए, 8 दिन, 15 दिन, महीना हो गया. उसमें क्या हुआ? आपका बच्चा गिरा या आप ही गिर गए समझो, यानी तो कोई भी फैमिली मेंबर्स गिर गए, गिरकर जख्मी हो गए, आपको उसको जो है उसका कंपेंसेशन लेना है. तो क्या करना है आपको? मंडामास डालना है. ये था कौन सा केस है? ये मंडामास है अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. या गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लाती है जिससे किसी एक जो है कम्युनिटी का जो है बेनिफिट जो है खराब होता है, या इफ कम्युनिटी इज सफर्ड फ्रॉम दैट पॉलिसी एट द टाइम यू कैन फाइल ए मंडामास. गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट के कोई अथॉरिटी है, उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं? मंडामास का केस ठोक सकते हैं. ये अगर आपको उससे कुछ तकलीफ हुई है, कुछ इश्यू हुआ है, अब वही अब जाते रहते हैं, जरा सी बारिश आने पर जो है कारपोरेशन के जो चैम्बर है वो शरारत करने आते हैं. आपने देखा है कि जोर जोर से जो उड़ने लगते हैं, उछलने कूदने लगते हैं जरा सी बारिश पर. उससे आपको कुछ लॉस और आप जाते जाते उतर गए उसके अंदर, तो आप क्या मालूम है मंडामास डाल सकते हैं. कंपेंसेशन जो आप लेने के लिए कोशिश करते हैं. समझ में? मंडामास और हैबिस कॉर्पस. हैबिस कॉर्पस टू हैव ए बॉडी अरेस्ट के अगेंस्ट. उसके बाद मंडामास है. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है उसको कहेंगे हम ये. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है हमारी, उसके अंदर हैबिस कॉर्पस, मंडामास. उसके बाद जो है कहेंगे प्रोहिबिशन. पहले सर्चुरी समझा देता हूँ. सर्चुरी एंड उसके बाद है प्रोहिबिशन. सो ये सर्चुरी क्या है? सर्चुरी क्या है मींस यहाँ पे देखिए सर्चुरी या प्रोहिबिशन पहले समझ लीजिए, उसके बाद सर्चुरी समझाऊंगा. एक्चुअली उसी तरह होना था. प्रोहिबिशन कहेंगे कि जो है कोई केस या कोई जजमेंट अगर जो है क्या मालूम है लोअर कोर्ट में है. फॉर एग्जांपल समझिए जो है क्या मालूम है, ऐसे समझाऊंगा मैं आपको, आसानी समझ में आएगी. एक 10 साल का बच्चा है, उसकी कैपेसिटी 5 से 10 किलो वजन उठाने की. कितनी है? 5 से 10 किलो वजन उठाने की है. और आप 15 से 20 साल या 18 साल या 22 साल के सामने खड़े हैं. बच्चा जो है 25 किलो का थैला उठाने की कोशिश कर रहा है. कितने किलो का? 25 किलो का. तो आप क्या करेंगे? उसको बच्चे को बोलेंगे उठा, बोलेंगे ए रुक मैं उठाऊंगा, ए रुक जा मैं उठाऊंगा. तो लाइक दिस अगर कोई केस बड़ा होता है जो कि जूनियर कोर्ट या लोअर कोर्ट के जो है जुरिसडिक्शन में नहीं आता, तो वैसे कोर्ट को हायर कोर्ट बोलता है ए you are not capable to do this type of a activity. You are not capable to be take a judgment, take a action over this case. This deals with me. जैसा कि 18 से 22 साल का नौजवान खड़ा था, उसने कहा कि 25 किलो का तुझसे नहीं उठेगा, मैं उठाऊंगा. तो ये हायर कोर्ट के अथॉरिटी के केस जो लोअर कोर्ट में आते हैं, तो उस टाइम पे हायर कोर्ट को जो है पावर है कि प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन आप ही फाइल कर सकते हैं. आप बोलते हैं कि केस जो है लोअर कोर्ट को आता नहीं, वो जो है मिसगाइड करके लोअर कोर्ट को एडुकेट लेकर गया. ये कोर्ट हाई कोर्ट का केस है. ये केस कौन सा है? हाई कोर्ट का केस है. तो आप कौन सा प्रोहिबिशन के लिए अपील कर सकता है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? रिट ऑफ प्रोहिबिशन. अब यहाँ पर सर्चुरी है. नेक्स्ट क्या है? सर्चुरी कहेंगे. फॉर एग्जांपल 10 साल का बच्चा है, 2-3 किलो का वजन है, ये 5 किलो वजन है. बच्चा आसानी से उठा सकता है. आप भी खड़े हैं 20-22 साल के. मगर होता क्या है कि उसको जल्दी लेकर जाना होता है, जल्दी लेकर जाना होता है. तो आप क्या करेंगे? वो बोरा आप खुद लेकर जो है भागते जाएंगे, क्योंकि बच्चा जाएगा तो टाइम लगेगा, तो आप खुद लेकर भाग रहे हैं, हालांकि बच्चा लेकर जा सकता है. तो यही चीज डिफरेंस है. इसी को कहते हैं जो है क्या कहेंगे? सर्चुरी. इफ द केस इज सीरियस, अगर कोई केस है थोड़ा सीरियस है, पब्लिक डिमांड है, प्रेशर है, तो केस को जल्दी निपटाना है, तो वैसे केस को हायर कोर्ट क्या करता है? वो केस हालांकि लोअर कोर्ट सॉल्व कर सकता है, फिर भी क्या करता है? हायर कोर्ट अपने अंडर में ले लेता है, अपने जो है जजमेंट में ले लेता है. तो दिस टाइप ऑफ थिंग, दिस टाइप ऑफ रिट इज कॉल्ड एज सर्चुरी. उसके बाद आता है को वारंटो. नेक्स्ट क्या है? को वारंटो. को वारंटो क्या बोलता है? ऑन व्हाट बेसिस
यू आर होल्डिंग दिस अथॉरिटी। को वारंट क्या बोलता है, ऑन व्हाट बेसिस यू आर होल्डिंग ए अथॉरिटी। को वारंट यही कहता है कि जनाब आप किस बुनियाद पर, ऑन द किस बुनियाद पर ये अथॉरिटी यूटिलाइज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट टीचर, मैं जो है असिस्टेंट टीचर वर्क कर रहा हूँ, कोई और जो है परमानेंट हेडमास्टर हमारे पास मौजूद है, मगर मैं क्या करता हूँ हेडमास्टर को जो है बाहर जो है हकाल कर जो है बाहर भेजकर मैं खुद जो है क्या मालूम है वहाँ पे एचएम बन जाता हूँ। मेरी अथॉरिटी असिस्टेंट टीचर, मगर मैं क्या कर रहा हूँ हेडमास्टर बना हूँ। तो हेडमास्टर क्या करता है, इन मेरे जो राइट है उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, हेडमास्टर क्या करता है जाकर कोर्ट में को वारंटो डालता है। कौन सी रेट, कौन सा केस फाइल करता है, को वारंटो। तो कोर्ट बुलाता मुझे, बुलाकर ए मिस्टर सुल्तान कम हियर बोलता। So on what basis you are holding this authority? This authority is belong to him. इस बंदे की जो कुर्सी है, इस बंदे का पावर है, इस बंदे की अथॉरिटी है, तुम क्या बेस पे जो है क्या मालूम है यूटिलाइज कर रहे हो को वारंटो। यही कहता है on what basis you are holding a authority, it is called as को वारंटो। 5 types of writs in the article 32। इसी वजह से हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा अम्बेडकर ने कहा, किसके लिए कहा, आर्टिकल 32 के लिए। दस्तूर हिंद का दिल है, रूह है, कौन सा है, दिफा 32 को जो रूह कहा गया। उसके बाद जो है क्या मालूम है हमारे पास जो है नेक्स्ट जो चीज है वो चीज है आर्टिकल 33, 34, 35। अभी 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट हुए, होने के बाद अभी इसमें 33, 34 एंड 35 में क्या चीज बाकी है। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 33 डिफाइन करता है जो क्या है पार्लियामेंट्री राइट, रेस्ट्रिक्शन ओवर द फंडामेंटल राइट्स। क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन ओवर द फंडामेंटल राइट्स। द नेक्स्ट आर्टिकल 34 कहता है एक्सटेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एक्सटेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब ये रेस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट बेसिस, रेस्ट्रिक्शन कब होता है, तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो कहेंगे इमरजेंसी प्रोविजन में। कौन सी प्रोविजन में, इमरजेंसी। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, 3 तरह की इमरजेंसी नहीं मालूम। पहली है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, उसके बाद दूसरी है जो है स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, और जो उसके बाद है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ये सवाल भी पूछा गया है टीईटी में। तो इमरजेंसी 3 तरह की है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 it is called as which emergency, it is financial emergency। तो इस इमरजेंसी के बीच में फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन होती है। 2 फंडामेंटल राइट्स, राइट टू बिजनेस, राइट टू लाइफ जो है हमारे पास बाकी रहता है। बाकी के पूरे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, बैन कर दिए जाते हैं कुछ टाइम के लिए। इमरजेंसी 6 मंथ भी होती है, 1 ईयर तक भी एक्सटेंड होती है। सिचुएशंस है। नेशनल इमरजेंसी कब लागू होती है, व्हेन द फॉरेन अटैक्स या इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है। नेशनल इमरजेंसी कहेंगे, कौमी जो है क्या मालूम है जो है इमरजेंसी हालात कहेंगे, नामासाद हालात जिसको कहते हैं, इमरजेंसी कहते हैं। तो वो इमरजेंसी कब लागू होती है, वो होती है जब कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या एक्सटर्नल फॉरेन अटैक हो, तो उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। स्टेट इमरजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट फेल होती है किसी काम को या गवर्नमेंट चलाने में, तो रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। उसके बाद है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब जो है क्या मालूम है आपकी पॉकेट, हमारी पॉकेट या घर की पॉकेट खाली हो तो सभी खामोश होते हैं, फिक्र में रहते हैं। इसी तरह देश का गल्ला, देश का पैसा खत्म होता है या खाली होता है, तो उसी टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी को लाया जाता है। तो ये इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इस ऐसे टाइम पे फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। एक्सटेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ पर कर सकते हैं, या स्टेट प्रोसीजर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। यहाँ पर 3 तरह के आर्टिकल्स यहाँ पर हमारे पास अलग अलग जो है बात करते हैं। यहाँ रेस्ट्रिक्शन की बात करता है, यहाँ पर जो एक्सटेंशन की बात करता है, या स्टेट प्रोविजन और सेंट्रल पार्लियामेंट्री राइट टू फ्रेम लॉ ऑन द फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। तो ये जो है आर्टिकल 12 से हम बात चली थी, और अब बात खत्म कहाँ पर भी, आर्टिकल 35 पर। तो फंडामेंटल राइट 12 से 35 पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स
जो है क्या है वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहें। आर्टिकल 12 कहते हैं डेरोगेशन है, ये फंडामेंटल का राइट्स का वार्ड्स होता है, ये वायलेट होता है। तो शैल बी कंसिडर्ड द वॉचडॉग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है क्या मालूम है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका निगहबान, क्या है निगहबान है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो फर्स्ट वन क्या था? फर्स्ट वन राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हमारे पास था आर्टिकल जो है 14 से लेकर जो हमारे पास 18 तक, जिसके आर्टिकल 14 को डिफाइन किया गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 डिफाइन किया नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट रिलीजन रेस एंड जेंडर। आर्टिकल 16 डिफाइन किया गया इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16A डिफाइन किया गया इट्स EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन। आर्टिकल 17 डिफाइन किया गया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 डिफाइन किया गया abolition of titles। आर्टिकल 19 डिफाइन किया गया 6 टाइप ऑफ फ्रीडम जो है several settle freedom of speech and expression, association, business, settle, roam anywhere। ये जो अलग अलग तरह के 6 फंड आर फ्रीडम ऑफ असेंबली ये डिफाइन किया गया। आर्टिकल 20 डिफाइन किया गया कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस जिसको कहा गया, जिसके जियो पार्टी हमने पढ़ा। उसके बाद आर्टिकल 21 कहा गया राइट टू लाइफ हमने पढ़ा। उसके अंदर आर्टिकल 21 ही पढ़ा राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 22 पढ़ा हमने प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट और डिटेंशन कहा गया। उसके बाद जो है आर्टिकल 23 हमने कहा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग कहेंगे फोर्स लेबर, ये जो है जबरदस्ती जबर तशद्दुद करना, इस तरह की जो क्या गया। उसके बाद आर्टिकल 24 हमने कहा जो है चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 25 हमने कहा रिलीजियस कॉन्शियसनेस है। आर्टिकल 26 का पार्टिसिपेशन ऑफ रिलीजन का। आर्टिकल 27 जो क्या मालूम है टैक्सेशन फ्री पॉलिसी फॉर द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कहा। आर्टिकल 28 जो है प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन्स कहा गया प्रोपगेशन का। उसके बाद आर्टिकल 29 हमने कहा प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस एंड आर्टिकल 30 डिफाइन अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 31 जो पहले ताब नहीं है 300A में राइट टू जो प्रॉपर्टी को लीगल राइट करार दिया गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल 35 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जिसके अंदर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स है हाबियस कॉर्पस मंडाना सर्चुरिटी प्रोहिबिशन को वारंटो। तो आर्टिकल 33 जो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल। आर्टिकल 34 जो है पार्लियामेंट्री जो यहाँ पर जो है एक्सटेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद जो है आर्टिकल 35 जो है कि हम कहेंगे जो है लेजिस्लेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो अलग अलग तरह के जो है क्या मालूम है 35 आर्टिकल्स आर्टिकल 12 से 35 हमारे पास मौजूद है रिलेटेड टू द which thing it is related to the fundamental rights of इंडियन सिटीजन। बैकग्राउंड में कहा कि सिविल राइट्स से आया। सिविल राइट्स कहाँ था? अमेरिकन के पास था। उससे बिफोर अगर सिविल राइट्स की बात करते हैं हमारे पास तो सिविल राइट्स जो है यूके के पास था। यूके की कॉपी करके फंडामेंटल अमेरिका ने दिया। अमेरिका ने सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजंस कहा तो हमने फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस कहा। तो इंडियन मैग्ना कार्टा भी कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं? इंडियन मैग्ना कार्टा कहते हैं। इंडियन मैग्ना कार्टा यानी जो है ब्रिटेन ने जो है बहुत सारे जो मैग्ना कार्टा नामी जो है कॉन्सेप्ट लेकर आए थे अपने सिटीजंस के लिए। तो यही मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट हमारे पास भी यूटिलाइज होता है। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास हमने यहीं पे इसको खत्म किया। याद रखें एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। ओके